बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ओवरऑल ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है और चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, चैप्टर नंबर 19 है और क्लास 12। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक हमारे पास जो कैपेसिटर है, अगर उसको चार्ज और डिस्चार्ज किया जाए तो उसमें ऐसी कौन सी अनोखी चीजें आती हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कैपेसिटर क्या होता है, इसके हवाले से मैं अपने गालिबन दो लेक्चर्स बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, बल्कि इनफैक्ट 3 लेक्चर्स मेरे बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके मैंने कैपेसिटर के हवाले से बताया, उसकी कैपेसिटेंस का दारो मदार किन चीजों पर होता है उसका जिक्र किया, एनर्जी के हवाले से जिक्र किया और भी बहुत सारे पोलराइजेशन का जिक्र किया, डायपोल्स कैसे बनते हैं, डाइलेक्ट्रिक कौन सी होनी चाहिए, तो इन तमाम चीजों का बड़े अच्छे तरीके से जिक्र किया। इवन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की एक कोशिश की। आज हमने ये पढ़ना है कि अगर कैपेसिटर को चार्ज किया जाए और डिस्चार्ज किया तो ऐसी कौन सी अनोखी चीजें जो इसमें वकूअ पजीर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको एक बात बताऊं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस, यानी जो चार्जेस को स्टोर करने के काम आती है। इसमें 2 पैरेलल प्लेट्स होती है जिनको आमने सामने रखा जाता है और एक प्लेट के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है, जबकि दूसरी के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस से आपके चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाते हैं और आखिरकार इसकी एक प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव हो जाती है और वो दोनों एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन से वो चार्जेस वहीं तक कायम रहते हैं और वो आपके मौजूद रहते हैं। यहां भी ऐसा ही है। आप देखें, हमारे पास एक सिनेरियो मैंने आपके सामने क्रिएट किया जिसमें हमारे पास एक कैपेसिटर है और एक बैटरी जो ईएमएफ दे रही है वो हमारे पास मौजूद है। कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है। अभी हमने इसको चार्ज नहीं किया, ये तो मैंने वैसे ही बताया कि अभी हमने इसको कनेक्ट भी नहीं किया हुआ। अच्छा, ये हमारे पास कैपेसिटर है। इसके 2 डिफरेंट जो हमने जो है वो आप सर्किट्स बनाए हुए हैं। एक सर्किट 1 रखा हुआ हमने 1 और एक सर्किट 2। 1 के साथ जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, लेट्स से हम इसको 1 के साथ कनेक्ट करें तो स्टूडेंट्स ये बैटरी के साथ इसका कनेक्शन जुड़ जाता है। इसको कहते होते हैं कि हमारे पास हमने इसको ऑन कर लिया। ऑन करते ही बैटरी क्या करेगी, यहां से पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव फील्ड प्रोड्यूस करके इस कैपेसिटर से सारे नेगेटिव चार्जेस बाहर खींच लेगी। What does positive terminal do? Positive terminal actually creates an electric field that drags out all the electrons from the plates. तो सारे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल के इस साइड पे थ्रो कर देगी। तो नतीजा ये होगा कि इस साइड पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस बिल्ड अप होने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया कि फर्ज करो अगर यहां से 10 चार्जेस निकाल के यहां भेज दिए तो आमतौर पे ये दोनों प्लेट्स पहले न्यूट्रल थी, तो न्यूट्रल होने से इनके पास पहले कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही इसमें 10 नेगेटिव चार्ज हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, न्यूट्रल कब होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो, तो जब 10 नेगेटिव चार्जेस एक्स्ट्रा आ गए तो इस पे 10 का नेगेटिव चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। चूंकि यहां से नेगेटिव चार्जेस एक्सट्रैक्ट आउट हो गए, इस जगह पर हमारे पास 10 नेगेटिव चार्जेस की कमी से इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस हो गया 10 का। तो नतीजा इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और हमारे पास ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यहां कुछ बातें, ये तो बहुत ही ओल्ड वर्जन जो मैंने सारा बता दिया, इस पे मैंने 3 लेक्चर्स भी दिए और आई एम श्योर अगर आपने वो 3 लेक्चर्स दिए हो तो कैपेसिटर्स के हवाले से बहुत सारे इसरार और रमूज से पर्दा उठा होगा और बहुत सारी चीजों से पर्दा कुशाई भी हुई होगी। सो हम चलते हैं एक्चुअली इससे कि कोई इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं और ये हो सकता है ये बातें आपको अगले चैप्टर में भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए हों। पहली चीज स्टूडेंट्स, जब टाइम 0 था ना, व्हेन टाइम वाज 0, यानी अभी हमने बैटरी समझ लो ऑन की है, ठीक है। कभी आप लोगों ने अक्सर औकात देखा होगा कि अगर किसी
टायर में हवा भरी जाए, तो जब शुरू में हम टायर के साथ एयर की मशीन लगाते हैं तो एयर एकदम जब उसमें जाती है तो यकदम बहुत सारी उसके अंदर चली जाती है। यानी शुरू में एयर के मॉलिक्यूल्स फौरन टायर, जो फ्लैट टायर होता है, उसके अंदर भर जाती है। लेकिन उसके बाद, यानी अगर फर्ज करो ये फ्लैट टायर है, एकदम यूं हो जाएगी और उसके बाद आपके गैस के यानी एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे होंगे, बट अब आपका जो उसका जो एक्सटेंड होना है वो स्मॉल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? या इवन आप बैलून को शुरू में भरें तो ज्यादा आप जो है ना वो हवा भरते हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल हो जाता है उसका रेशो। रीजन ये है कि जब आपने टायर में शुरू में हवा भरी थी तो उस वक्त एयर मॉलिक्यूल्स बड़ी स्पीड से उसके अंदर गए थे, क्योंकि अंदर कोई भी एयर मॉलिक्यूल नहीं था, उसको किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना नहीं था। बट एज सून एज दे आर फिल्ड अप इन दैट पर्टिकुलर टायर, जब वो उसके अंदर भर गए, सो जब मजीद आगे एयर के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आने शुरू हुए, यानी उस मशीन से, तो अंदर वाले जो एयर मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी उसके अंदर जा रहे थे, उन्होंने आने वाले एयर मॉलिक्यूल्स को रेजिस्टेंस देने की कोशिश की। हाँ भैया किधर, हम पहले यहां मौजूद हैं, वेयर आर यू कमिंग इन, आप कहां आ रहे हैं अंदर। सो नतीजा उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और हमारे पास एयर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। और आपने देखा हो कि जब फर्ज करें अगर एक टायर में 30 psi पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच अगर आपने भरनी हो एयर, जो मैं अपनी गाड़ी में भरता हूं 30, सो 25 तक तो एकदम तेज से जाती है, लेकिन 25 से 30 में जाते हुए इट टेक्स टाइम। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी फिल्ड अप एंड दैट फिल्ड अप एयर डज नॉट अलाउ अदर एयर पार्टिकल्स टू कम इन, वो उसको आने नहीं देती, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और ये प्रोसेस मुश्किल हो जाता है। सो यहीं ये लॉजिक अगर हम यूज करें, देखें जैसे ही आपने इसके साथ कनेक्ट किया, शुरू में एकदम इस जगह पर ना पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर, और पॉजिटिव ऑब्वियसली नेगेटिव की कमी से पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होने शुरू हो गए। अब बैटरी का अपना एक पोटेंशियल है जिसको ईएमएफ कहते होते हैं, एक बैटरी अपनी ईएमएफ लगा रही है। नतीजा क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पार्टिकल इसके अंदर आ रहे हैं, फर्ज करो एक पार्टिकल आया, एक पार्टिकल आने से इसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, ये चलो 5 पार्टिकल आए, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। जब छठा आएगा तो जो 5 नेगेटिव है वो छठे को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। नतीजा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, और मजीद जब 7वां आएगा प्रोसेस और स्लो, फिर प्रोसेस स्लो। ये बड़ी मुश्किल से फर्ज करो 10 चार्जेस अगर इसमें डल के, वैसे चार्जेस तो बेशुमार ट्रिलियंस में जाते हैं, लेकिन जनरली एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि 10 चार्जेस अगर फर्ज करो ये हमारे पास, तो इट टेक्स टाइम आफ्टर दैट। व्हाई? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बिल्ट अप some charges in it, and those charges who are already in that particular capacitors are not allowing other charges to come in that particular capacitor. So obviously this will do some hindrance and obstacles. So इस obstacle में time लगना शुरू हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर आप लोगों को एक बात पता हो कि शुरू में जो टाइम होता है वो 0 है, यानी जैसे ही as soon as you start प्रोसीडिंग्स, तो करंट हमारे पास जो है ना, करंट का फॉर्मूला Q/D आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये अच्छे तरीके से, डेल्टा Q/ΔT एक्चुअली कहा जाता है, डेल्टा Q/ΔT। चले, यानी एक टाइम में चार्जेस कितने अंदर आ रहे हैं, शुरू में एक टाइम में चार्जेस ज्यादा अंदर गए हैं, बाद में ये प्रोसेस स्लो हुआ है। यानी एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि शुरू में करंट बहुत तेज होता है, बाद में करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता स्लो होनी शुरू होती है। यानी इनिशियली, यहां हम लिखें इनिशियली करंट जो होता है इनिशियली वो मैक्सिमम होता है, जबकि वोल्टेज हमारे पास जो होती है वो 0 होती है। करंट हमारे पास मैक्सिमम, वोल्टेज 0 होती है, लेकिन जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाती है, यानी फुल इस बैटरी ने अपना काम किया और फुल वोल्टेज लगा के जितने चार्जेस थे वो भेजने में कामयाब होगी, अनटिल के पोटेंशियल डिफरेंस इधर का और इधर का बराबर हो गया। अब मजीद चार्जेस आगे फ्लो नहीं हो रहे। याद रखें, जब पोटेंशियल डिफरेंस रहता है
तभी चार्जेस फ्लो होते हैं। लेकिन अब उधर भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो चुका है बिकॉज ऑफ द चार्जेस हु हैव बीन बिल्ट अप इन दिस। सो उस वक्त हमारे पास जब वोल्टेज जो हमारे पास जो होती है फाइनल वोल्टेज वो हमारे पास मैक्सिमम होती है, ये इनिशियल करंट मैक्सिमम था, इनिशियल वोल्टेज 0 थी, फाइनल वोल्ट जो हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम थी और फाइनल जो हमारे पास करंट था वो आखिरकार क्या हो गया, 0 हो गया हमारे पास। यानी अगर यहां देखा जाए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है, कैपेसिटर की खासियत होती है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़नी शुरू हो जाएगी करंट की वैल्यू ऐसा सा डाउन होनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू द चार्जेस हु हैव ऑलरेडी इन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर्स, दे आर एक्चुअली पुटिंग सम ऑब्स्टैकल्स एंड हिंड्रेंस फॉर द अदर पार्टिकल्स टू कम इन। ये बहुत मुश्किल पैदा करते जा रहे हैं इनके लिए। सो आई होप आप लोगों को ये इनिशियली समझ आ रहा है और आपकी चार्जिंग बिल्डअप होनी शुरू होगी। मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि हो सकता है आपकी बुक में फॉर्मूला के प्रूफ भी ना हो, मैं वो प्रूफ भी बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा आप अगर लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनेंगे कि कब हमारी जो है ना मैक्सिमम वोल्टेज होती है, चार्जेस जाते हैं कितने टाइम में मैक्सिमम जाते हैं और कितने टाइम में हमारे पास मैक्सिमम डिस्चार्जिंग होती है, इसको भी मैं समझाने की एक कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स अगर फर्ज करें हम इसकी टोटल अगर इस चीज को देखें, ये एक आरसी सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है, आरसी सर्किट, जिसमें एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है और एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। आरसी सर्किट की अक्सर वो बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि हमें रेजिस्टर लगाने की क्या जरूरत है। तो बच्चों रेजिस्टेंस एक्चुअली करंट के बहाव को फ्लो को कंट्रोल करता होता है, वो एकदम बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं होने देता, स्लोली करंट हमारा बिल्टअप होता है इन ऑर्डर टू जस्ट सेव द कैपेसिटर फ्रॉम द बिग डैमेज, वो डैमेज से बचाने के लिए ऐसा काम करता है। तो रेजिस्टर हम क्या करते होते हैं, ये लगाते होते हैं, ये आरसी सर्किट है। अब जब हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया था, सो आपने देखा किरचॉफ्स लॉ आपको याद होगा, केवीएल आपको याद होगा, केवीएल में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास जो नेट वोल्टेज जो बैटरी फराहम करता है वो इक्वल होती है जो सप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होती है। सप्लाइड का एक वोल्टेज यहां थी इसकी ड्रॉप हुई और एक वोल्टेज हमारी इसकी यहां ड्रॉप हुई थी, दो जगहों पे वोल्टेज ड्रॉप हुई थी। यानी एक्चुअली ईएमएफ जो है वो वीसी या वीआर प्लस वीसी के इक्वल हो जाएगा ये। और केवीएल में आप लोगों ने एक्चुअली ये पढ़ा था कि सम ऑफ ईएमएफ सम ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो, यानी ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये यहां जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये देखें इनका सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये हमारे पास हो गया। अब अगर गौर से इसको देखें, व्हाट इज दिस, ये हमारे पास ये हमने केवीएल लगाया, ये हमारे पास वोल्टेज इन रेजिस्टर है, वो रेजिस्टर की वोल्टेज, और ये वोल्टेज इन कैपेसिटर है, ये हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसको देखें V किसके इक्वल होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओहम्स लॉ में पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। सो मैं इस जगह पर लगा रहा हूं आई आर, ये VC है, ये कैपेसिटर की वोल्टेज है। आप लोगों को याद होगा Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाय C, यानी जो कैपेसिटेंस की वोल्टेज होती है वो Q बाय C के इक्वल होती है। सो इसको मैं लिख रहा हूं Q बाय C, ये हमारे पास आ गया। आई होप आप मेरी बातों को, मैं ये फॉर्मूला डिराइव करके उसके बाद मैं मजीद बातें भी इसकी बताऊंगा। स्टूडेंट्स देखें गौर से, ये हमारे पास E है, व्हाट इज दिस I इज कॉल्ड करंट। करंट हमारे पास क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, चार्जेस का जो चेंज है हमारे पास दैट इज कॉल्ड, यानी इसको हम एक्चुअली डेल्टा Q बाय डेल्टा T भी कह सकते हैं। अच्छा याद रखें मैथमेटिक्स में डेल्टा को D से भी जाहिर किया जाता है, हम मैथ्स से इसको प्रूव कर रहे हैं, यानी वही डेल्टा Q बाय डेल्टा T, ये और ये R हमने साथ लगा दिया, माइनस Q बाय C हमारे पास आ गया। आई होप आप लोगों मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ये यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, माइनस हो रहा है, जब आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाके हो जाएगा प्लस, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, डी क्यू बाय डी टी इंटू आर।
आर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको पहले लिखने जा रहा हूं, ये देखें डी क्यू बाय डी टी, ये आर यहां जाके इसके साथ भी डिवाइड हो गया और आर इसके साथ भी डिवाइड हो गया, इसको आर सी बना लेगा। ये देख, अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, डी क्यू बाय डी टी, एलसीएम आ जाएगा आर सी, क्योंकि आर तो कॉमन है दोनों में, एंड कॉमन विल बी रिटन ओनली वन टाइम, सो सी विल बी एज पोर्टर बिकॉज ये ऑलरेडी उसका प्रोडक्ट है। आर और आर सी को डिवाइड करेंगे, आर और आर कैंसिल होंगे, सी को इससे मल्टीप्लाई करें, ई सी आ जाएगा। आर सी वन ज़ा आर सी, वन क्यू ज़ा क्यू, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स आर सी क्या हो रहा है यहां, डिवाइड हो रहा है, बल्कि यूं करें डी टी डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारे का सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहां जाके डिवाइड कर लें, यानी 1 ओवर ई सी माइनस क्यू इंटू डी क्यू, और ये डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, इवन 1 ओवर आर सी डी टी, ये हमारे पास आ गया। थोड़ा साइड चेंज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको पहले लिख लूं 1 ओवर आर सी इंटू डी टी, ये है 1 ओवर ई सी माइनस क्यू इंटू डी क्यू, ये हमारे पास आ गया। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब यहां मैं एक चीज लगाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जो मैथमेटिक्स का, उसमें एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज कैलकुलस, आपकी बुक है, उसमें एक चैप्टर है, उसका नाम है इंटीग्रेशन। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चैप्टर है, यू विल लाइक दैट चैप्टर इन मैथमेटिक्स इफ यू आर स्टडीइंग मैथ्स। मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से, अभी भी बड़ा फेवरेट है। तो इंटीग्रेशन, उसके रूल है, हम यूं करते हैं दोनों साइडों पे इंटेग्रल लगा लेते हैं, इंटेग्रल आर सी इंटू डी टी, ये इंटेग्रल का साइन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और इधर भी इंटेग्रल लगाते हैं 1 ओवर ई सी। जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ी होगी उनको ये इंशाल्लाह किसी किस्म का इशू नहीं होगा, जिन्होंने बायो रखी हुई है वो बस गुजार लें, यही बेहतर है, क्योंकि आपकी बुक में भी इसका प्रूफ नहीं लिखा हुआ, सो ऑब्वियसली आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अच्छा, अब कैपेसिटर में क्या हुआ था, जनरली स्पीकिंग आपका पहले तो टाइम जीरो था। जब टाइम जीरो था ना स्टूडेंट्स, जब टाइम जीरो था तो चार्जेस आपके जीरो थे। जब टाइम आपका मैक्सिमम पहुंच गया, टी पे पहुंच गया, फर्ज करें 2 सेकंड लगे, 4 सेकंड लगे कैपेसिटर को फुल होने में, उस वक्त क्यू भी आपका मैक्सिमम हो गया था। तो चूंकि यहां फंक्शन डी टी का बना हुआ है और यहां डी क्यू का बना है, तो हम यूं करते हैं, हम जीरो से इसकी लिमिट टी तक रखते हैं, इसकी लिमिट 0 से क्यू तक रखते हैं। इंटीग्रल में लिमिट्स लाजमी डालनी होती है इफ यू आर प्रूविंग एनीथिंग। आप इसमें ये लिमिट्स डालें, क्योंकि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 0 टाइम से मैक्सिमम टाइम तक जा रहे हैं, और उसमें चूंकि ये चार्जेस वाला है क्यू, तो आप चार्जेस 0 से क्यू तक जाएगा आपका उस टाइम में, जो टाइम आपका ये मैक्सिमम टाइम। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसमें 1 ओवर आर सी, दे आर कॉन्स्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। आर इज फॉर रेजिस्टेंस, हर एक की रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है ओहम्स में, और सी इज फॉर कैपेसिटेंस, दिस इज कांस्टेंट एज वेल। जो कांस्टेंट फिगर्स हैं उनको इंटीग्रेशन में आप क्या करते होते हैं, बाहर निकाल देते हैं। वो बच्चे जिनको इंटीग्रेशन आती है वो समझ रहे होंगे मेरी बात। और टी, और ये हमारे पास नॉट आ गया, ये हमारे पास डी टी आ गया, ये हमारे पास Q0 1 ओवर ई सी माइनस क्यू इंटू डी क्यू, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है यहां कुछ नहीं है, यहां कांस्टेंट 1 है, जिसको x की पावर 0 भी कहा जाता है। इनफैक्ट यहां t है, t की पावर 0 भी कहा जाता है। t की पावर 0 का जो इंटीग्रल होता है वो 1 होता है, यानी 1 ओवर आर सी, सॉरी 1 का इंटीग्रल t होता है, t का इंटीग्रल 1 नहीं होता, t का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का इंटीग्रल t होता है। सो यहां लगाएंगे t जो इसका r है, और उसके ऊपर ये लिमिट लगाएंगे t और 0 की लिमिट लगाएंगे जो हमारे पास दी हुई है। यहां है स्टूडेंट्स, इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। इंटीग्रल फाइंड करने का मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आप, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उनमें एक चीज जो यहां अप्लाई हो सकती है कि अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट हो जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म होती है पक्की,
अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट हो जाए। अब EC माइनस क्यू का डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू, EC माइनस क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है, EC, E भी कांस्टेंट है, EMF कांस्टेंट होती है, C भी कांस्टेंट है, EC कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, जीरो, और Q का हो जाएगा 1, तो 1 में से 0 गया -1, तो इनका डेरिवेटिव जो आ जाएगा, डेरिवेटिव, क्योंकि दिस इज द साइन ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, नीचे वाले का डेरिवेटिव आ रहा है -1, अगर ये -1 ऊपर मिल जाता हमें तो सीधा सीधा नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म हो जाती। ये इंटीग्रेशन का रूल है, वो बच्चे जिनको इंटीग्रेशन का रूल पता है वो समझ रहे होंगे। ये माइनस होना चाहिए था, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता, लेकिन चूंकि हम अपने पास से माइनस एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो हमें एक माइनस बाहर भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ इसकी, ये क्या है, EC माइनस क्यू, ये, और लिमिट लगाएंगे इस पे, कौन सा जी, इस पे Q से 0 की लिमिट लगाएंगे, ये हमारे पास आ गया। अब लिमिट का रूल अगर आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, आप जानते हैं पहले हम t डालेंगे फिर 0 डालेंगे और दोनों को माइनस करेंगे, जब t की वैल्यू t डालेंगे तो t आ जाएगा, जब t की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये माइनस बेशक यहां ले जाएं इस साइड पर, यहां इसको प्लस ही रहने दें, नेचुरल लॉग ऑफ EC माइनस क्यू, और हमारे पास इसकी लिमिट भी क्या दी हुई है, हमारे पास Q0 ये दी हुई है। स्टूडेंट्स t में से 0 माइनस हुआ, t आ गया, यानी -t/RC। अब q की वैल्यू, q की जगह पे q की वैल्यू, क्योंकि q यहां आपका वेरिएबल है, q, e तो कांस्टेंट है, q की जगह पे q लगाएंगे, फिर q की जगह पे 0 भी लगाएंगे हम, इनफैक्ट ये EC था, ये देखें, पहले q की जगह पे q, यानी पहला फंक्शन ये होगा कि नेचुरल लॉग ऑफ EC माइनस क्यू की जगह पे QE लगाएंगे, उसमें से माइनस करेंगे, यही रूल था ना, पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएं, माइनस करें, फिर नीचे वाली लिमिट लगाएं, हम माइनस करेंगे, फिर नीचे वाला 0 लगाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ EC माइनस 0, ये हमारे पास आ गया। बच्चों मुझे पता है बड़े मुश्किल में सुकत बैठे हुए, लेकिन क्या करूं, जो रूल है वो समझा रहा हूं, जो ये सारे मेथड है ये समझा रहा हूं, वो बच्चे जिन्होंने इंटीग्रेशन तीसरा चैप्टर मैथ का पढ़ा उनके लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, -t/RC, अब देखिए ये क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ EC माइनस क्यू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ EC। एक्चुअली मैं यहाँ अपने पीछे स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, ये यूं बड़ी मुश्किल से देख रहे हैं, ऑल्दो के मैथ्स भी पढ़ते हैं मेरे पास, लेकिन अभी हम इस चैप्टर पे पहुंचे नहीं है, सो दे आर जस्ट लुकिंग एट मी एट विद क्यूरियस आईज, लेकिन बहरहाल मैं इनको भी बता रहा हूं आपके सामने कि हम पढ़ने वाले हैं जल्दी। सो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें, नेचुरल लॉग का एक रूल आप लोगों ने पढ़ा था, नेचुरल लॉग का रूल, नेचुरल लॉग का एक रूल था कि अगर आपने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, नेचुरल लॉग P माइनस नेचुरल लॉग ऑफ Q होता है नेचुरल लॉग ऑफ P बाई Q के, ये एक रूल आप लोगों ने पढ़ा था। आपने नेचुरल लॉग में तो नहीं पढ़ा था, आपने जो लॉग ऑफ बेस 10 में पढ़ा था, अगर याद हो तो, ये रूल आप लोगों ने पढ़ा था लॉग का रूल, कि दो चीजें डिवाइड हो रही हैं और दोनों पे लहदा लॉग लग जाता है। सो यही रूल मैं यहां लगा रहा हूं, ये देखो दोनों माइनस हो रही है और दोनों के साथ लॉग दिया हुआ है, तो आप ये रूल लगा के उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। यानी ये देखें, -t/RC इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ EC माइनस Q ओवर EC। EC इसके नीचे भी है, EC उसके नीचे भी है, यानी -t/RC इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ EC ओवर EC एंड Q ओवर EC। ये हमारे पास आ गया। EC और EC क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेचुरल लॉग वहां जाके, नेचुरल लॉग को जब आप खत्म करना चाहें, जिस तरह लॉगरिथम में लॉग को दूसरी जगह पे लेके जाते थे तो एंटी लॉग बन जाता था, तो लॉग को जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं वो एक्सपोनेंट E बन जाता है, E, यानी ये वहां जाके E बन जाएगा, E, और ये पावर में चली जाती है चीजें, जो जितनी भी चीजें यहां होती है दूसरी साइड पर वो E की पावर में चली जाती हैं। यूं यहां बच गया 1 - Q बाय EC,
ये आ गया। अब Q बाई EC यहां क्या हो रहा है माइनस, जब मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, यानी Q बाई EC यहां आ गया, ये वहां जाके माइनस हो गया, E माइनस टी बाई RC ये आ गया हमारे पास। EC डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी एक्चुअली EC वन जर EC, E बल्कि यूं करें EC यहां बाहर ही लिख लें, मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स बैटरी में सॉरी कैपेसिटर में जो हमारे पास Q का फार्मूला होता है वो CV V अगर E हो तो Q इज इक्वल टू CE एक्चुअली हो जाएगा, यानी CE को हम Q भी कह सकते हैं, ये वाला Q भी कह सकते हैं। और ये इनिशियल हमारा पहले इनिशियल चार्जेस में आ जाएगा, क्योंकि बैटरी हमने EMF दी हुई है, तो जब भी बैटरी जो फुल EMF जब हमारे पास होती है तो उस वक्त इनिशियल कैपेसिटेंस हमारे पास होती है, हमारे पास तो इनिशियल हमारे पास कैपेसिटेंस होती है, चार्जेस होते हैं सॉरी, तो ये हम इसको Q नॉट भी लिख सकते हैं, 1 माइनस E माइनस टी ओवर RC। ये था स्टूडेंट्स चार्जिंग का फिनोमेना। चार्जिंग का जो फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ था उसका प्रूफ मैंने आपको यहां सारे का सारा बता दिया। अब इससे हमने क्या सीखा, पहली चीज मेरी एक बात याद रखें, ये जो RC होता है ना, ये RC इसको टाइम कांस्टेंट भी कहते होते हैं, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। RC स्टूडेंट्स वो वैल्यू होती है, RC स्टूडेंट वो वैल्यू होती है आपकी जिनका प्रोडक्ट हमेशा टाइम के इक्वल होता है। अभी मैं प्रूव करके देता हूं ये कैसे, ये RC वाई RC इज इक्वल टू टी, RC टी क्यों होता है, टाइम कांस्टेंट के इक्वल क्यों होता है। स्टूडेंट्स आपने V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा, ये देखिए यहां कहीं लिखा भी हुआ था, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा आपने, तो यहां से अगर R की वैल्यू निकालें तो वो V ओवर I आ जाएगा, यानी R की वैल्यू V ओवर I। व्हाट इज दिस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यहां से देख लें, कैपेसिटेंस V वहां जाकर डिवाइड हो Q ओवर V, यानी Q ओवर V भी आ गया हमारे पास, टाइम V से कटा Q बाय I। आपको एक बात याद होगी, I जो होता है वो Q बाय टी के इक्वल होता है, ये I Q बाय टी के इक्वल होता है, ये Q तो ऊपर वाला लगा, ये Q बाय टी ऊपर चला जाएगा, तो Q कटा, तो ये देखें टाइम वही चीज हमारे पास, यानी टाइम ही के इक्वल होता है, RC हमेशा टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, आई होप ये सारी बातें आपने सीखी होंगी, समझी भी होंगी। एक बात याद रखें, रेजिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू देता है और C भी कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट होती है, फैरेड में, रेजिस्टेंस ओहम में कांस्टेंट होती है। आपके पास रेजिस्टेंस की जो वैल्यू, लेट्स से रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे हम रख लेते हैं एक मिनट के लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू रख लेते हैं 2 मिली ओहम रख लेते हैं, रेजिस्टेंस 2 मिली ओम रख लेते हैं, जबकि हम क्या कहते हैं कैपेसिटेंस 0.5 फैरेड रख लेते हैं, सॉरी ये मिली नहीं रखते, ये किलो रख लेते हैं, ये मिली फैरेड रख लेते हैं, क्योंकि इसमें मिलीज में होता है वो क्या, फर्ज करें ऐसा करें। अब जब मैं R और C को मल्टीप्लाई करूंगा ना स्टूडेंट्स, तो ये 2 मल्टीप्लाई किलो मिली, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। आप कैलकुलेटर पे कर लें, किलो मिली एक दूसरे को खत्म कर लेते हैं, किलो मिली का मतलब 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। सो 2 को जब 0.5 से करें तो 1 आया, तो RC का आंसर 1 आया, और इसका मतलब है RC का मतलब चूंकि टाइम है तो टाइम का आंसर 1 आया। आपके पास R की और C की जो वैल्यू होगी ना, उसका प्रोडक्ट आपके पास जो भी आएगा, ये वो टाइम होगा स्टूडेंट्स जिसमें आपके पास ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो फुली चार्ज हो जाए, मतलब तेजी से चार्ज हो जाएगा, क्विकली चार्ज हो जाएगा, क्विकली चार्ज, यानी इसका मतलब है जो पहला टाइम हमारे पास 1 है, दैट इज अ टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू चार्ज इट वेरी क्विकली, यानी बड़ी जल्दी हो जाएगा। आइए चेक करते हैं कितना आता है। मैंने कहा था ये कब होगा,
जब आर सी की वैल्यू टी के इक्वल होगी, यानी आर सी का प्रोडक्ट, यानी टी जो है ना हमारा आर सी आ जाएगा। यानी इसी फॉर्मूले में देखें, ये देखें Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर सी, और नीचे भी आर सी है। ये वो टाइम होगा स्टूडेंट, इस वक्त जो चार्जेस, ये वो टाइम है, फर्ज करो 1 सेकंड आया, तो 1 सेकंड वो टाइम होगा जब ये अपना जो चार्जेस हैं इसके तकरीबन क्विकली चार्ज हो चुके होंगे, और उतने परसेंट ये क्विकली जल्दी चार्ज होगा। देखें कैसे, आर सी कटा, ई की पावर -1 हुई, एक का अब कैलकुलेटर पे फंक्शन चेक करें, ये 2.71 इसकी वैल्यू होती है, तो क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर -1 हो गया, यानी 2.71 की पावर -1 करें, कैलकुलेटर दें स्टूडेंट्स, ये बल्कि ई की पावर -1 मेरी स्टूडेंट्स है, उन्होंने पीछे फाइंड भी कर लिया, -1 0.632। सो ये आंसर आया आपका Q इज इक्वल टू 0.632 क्यू नॉट। आपके टोटल चार्जेस इस कैपेसिटर में जितने आने थे वो आपके तकरीबन 0.632 टाइम्स चार्जेस जब इनिशियल चार्जेस के बराबर आ जाएंगे तो हमारा ये क्विकली चार्ज होगा, और उसके बाद ये प्रोसेस स्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको 100 से, क्यू नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको यहां जाके डिवाइड कर दूं और इसको मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज में लेकर आ जाऊं, तो ये बनता है 63.2%। यानी 63.2% जो है ना आपके पास कैपेसिटर जब हमारा चार्ज हो जाएगा, सो दिस इज व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज वेरी क्विकली, यानी 63.2% फौरन चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद ये प्रोसेस क्या होना शुरू हो जाएगा, आपके पास स्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी उसके बाद कितना रह गया, 36.8%। 36.8 में ये इट विल टेक टाइम, सो आर सी इज अ टाइम। सो आप कैसे, अगर आपसे कोई पूछा जाए वो कौन सा टाइम है बच्चों, जब हमारा ये कैपेसिटर 63.2% लोड हो चुका होगा, या ये वो कौन सा टाइम है जब हमारा कैपेसिटर जो है क्विकली उस लेवल तक लोड हो जाएगा। सो आप कहेंगे हमें रेजिस्टेंस बताएं और कैपेसिटेंस बताएं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, वो जो टाइम, वो टाइम आ जाएगा आपके पास, वो टाइम सेकंड में जो आएगा उस वक्त आपका जो कैपेसिटर है वो 63.2% बन रहा है, ये 63.2% क्विकली जो है ना लोड हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट दिस प्रोसेस विल गेट स्लो, वेरी स्लो इन फैक्ट। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स एक चीज यहां समझने वाली है, हमने जैसा समझा कि आर सी जो है वो टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, और ये आर सी का प्रोडक्ट आमतौर पे वो टाइम होता है जिस टाइम पर ये क्विकली काम होता है। अगर रेजिस्टेंस छोटा हो और कैपेसिटेंस भी छोटा हो तो याद रखें, अगर देखें ना टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, यानी आर सी का प्रोडक्ट जितना छोटा होगा ना उतना कम आंसर, टी का आंसर कम आएगा। फर्ज करें ये आंसर हमारे पास 1 सेकंड आया, अगर हम इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम कर देते तो 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 0.5 आ जाएगा, यानी 0.5 सेकंड आता। इसका मतलब हुआ अगर हमने रेजिस्टेंस छोटा कर लिया तो प्रोडक्ट आर सी का छोटा हो गया, अब टाइम भी कम आया, कम टाइम में चार्जिंग जल्दी होगी हमारे पास, यानी आपका कैपेसिटर फुली लोड हो जाएगा जल्दी जल्दी, कम टाइम में हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। सो इसी तरह सी को भी कम कर लें, 0.5 से और कम करके 0.25 कर लें, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर और छोटा हो जाएगा। सो अगर इनका प्रोडक्ट छोटा हुआ, कम टाइम में ये काम होगा, और कम टाइम में बात क्या होगी स्टूडेंट्स हमारे पास कि जल्दी जल्दी हमारी चार्जिंग हो जाएगी। आप ये देखें, ये आपको बना के दिया, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट भी हमारे पास आया हुआ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। आप देखें इतने से टाइम में 0.632 टाइम्स ऑफ चार्जेस उसके अंदर चले गए, यानी तकरीबन 63.2% चार्जेस चले गए। अब यहां से यहां तक इसको सैचुरेट होने में कितना बड़ा टाइम आगे लगा,
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टायर की हवा मैंने आपको बताई थी कि शुरू में आप भरें तो फौरन 20-25 जो पाउंड्स हैं फौरन भर जाते हैं, लेकिन 25 से 30-32 में आने में उसको काफी टाइम लगता है, बिकॉज जो अंदर ऑलरेडी चार्जेस चले गए होते हैं, सॉरी उसमें तो चार्जेस नहीं होते, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स, वो एयर के मॉलिक्यूल्स फिर वो क्या करते हैं, वो जवाब में रिपल्शन शो करना शुरू करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलरेडी इतने ज्यादा मौजूद हैं, तो जब वो बाकी आएंगे तो उनके बीच में कोलिजन हो रही होगी। सेम यहां जब इतना 63.2% चार्जेस जा चुके होते हैं ना, उसके बाद ये प्रोसेस स्लो होता है, बिकॉज इतना आपका सैचुरेट हो चुका है ऑलरेडी, तो वो चार्जेस क्या करते हैं, अब अगले चार्जेस को इतने आराम से आने नहीं देते, बैटरी को पोटेंशियल ज्यादा फ्राहम करना पड़ता है। सो वो जो पोटेंशियल ये देती है अपनी ईएमएफ की फॉर्म में, वो कोशिश मेक श्योर करती है कि वो इस कैपेसिटर को फुली फिल अप कर दे। सो ये चार्जिंग का एक फिनोमिना था। अब हम आते हैं डिस्चार्जिंग पर। ये चार्जिंग का था, अब हम आते हैं डिस्चार्जिंग पर। अगर हमने डिस्चार्ज करना हो, ये मैंने चार्जिंग नाम लिखा था, अब मैंने मिटा के अब मैं डिस्चार्जिंग लिख रहा हूं, डिस्चार्जिंग करनी हो तो फिर आप क्या करेंगे, पहले चार्जिंग था अब डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में यहां से आप इसको छोड़ दें, अब आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेना है, ये टू जो सेकंड टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर देना, यानी बराह रास्त आपका रास्ता ना ये इस बैटरी की ईएमएफ से खत्म हो चुका है, अब आपका सीधा सीधा टू के साथ जुड़ गया। होगा क्या स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इसको इसके साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे हम, जैसे ही जो नेगेटिव चार्जेस इस कैपेसिटर की प्लेट से चार्जिंग के दौरान जब इधर जाके जमा हो गए थे ना, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, बैटरी क्या करती होती है, ये फील्ड कायम करके यहां से नेगेटिव चार्जेस यहां फेंके थे इसने। अब यही नेगेटिव चार्जेस जैसे ही आपने इससे कनेक्ट किया, नेगेटिव चार्जेस वापस यहां से इस जगह पर चले जाएंगे और जाकर वो जितने अगर फर्क को 10 थे, 10 के 10 जाकर वापस इस प्लेट को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। यहां भी एक बात बताना लाजमी समझूंगा, डिस्चार्जिंग रेट भी चार्जिंग की तरह का एक रेट होता है, जिस तरह चार्जिंग में 63.2% चार्जेस जो हैं वो हमारे यूं जल्दी जल्दी जो है ना फिलअप हो जाते हैं, आफ्टर दैट हमारा ये प्रोसेस स्लो होना शुरू हो जाता है। तो यहां भी बच्चों ऐसे ही है हमारे पास, यहां इसका फॉर्मूला बजाय इतनी बड़ी डेरिवेशन कराने के मैं आपको सीधा सीधा उसका जो है वो फॉर्मूला लिख देता हूं, और इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू, मैं डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस टी ओवर RC, ये हमारा है, ठीक है। और अगर T वही टाइम कांस्टेंट है, RC वो टाइम होता है, RC का प्रोडक्ट वो टाइम होता है जिसमें क्विकली जो है हमारे पास चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो जाती है। सो जरा हम RC, ये फॉर्मूला है, ये भी इसी इंटीग्रेशन के मेथड से प्रूव होता है। सो आप ये डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला याद रखें। चलिए मैं कभी कभी इसको भी जरूर समझाऊंगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है ऑलरेडी। तो ये अगर RC हमारे पास टाइम हो जाए, इस जगह पर T लगा दें, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस टी ओवर टी, टी से कट गया, E की पावर -1, ये हमारे पास आ रहा है 0 पॉइंट, स्टूडेंट्स करें जरा देखें, 0 पॉइंट मेरे ख्याल में 0.367 या 8 आ रहा है ये ऑफ Q नॉट, यानी एक्चुअली अगर मैं इस Q नॉट को यहां ले आऊं, Q ओवर Q नॉट यहां ले आऊं तो 0.367 और मल्टीप्लाई 100 कर लूं तो ये 36.7%, यानी 36.7% जो आपकी डिस्चार्जिंग है वो बड़ी क्विकली हो जाएगी। आफ्टर दैट दिस प्रोसेस विल गेट स्लो, ये स्लो होना शुरू हो जाएगा। सो मैं इसको जरा ग्राफ से प्रूव कराने की कोशिश करता हूं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये डिस्चार्जिंग वाला ग्राफ है हमारे पास, सैचुरेशन हुई थी इस लेवल पे, जैसे ही आपने डाउन करना शुरू किया डिस्चार्जिंग की, जब इसको इसके साथ कनेक्ट किया, आपने देखा ये 0.367 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्जेस आपके फौरन इतना टाइम लगा, और ये टाइम कितना था, RC के इक्वल था, बट आफ्टर दैट इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम, इसने बहुत टाइम लगाया जो नेगेटिव चार्जेस वापस इस जगह तक पहुंचने में। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, एक व्यू कर लें इसका, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम।